बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 9 बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बच्चे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। इसको बच्चे गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है और गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। अगर बच्चे हम गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस की हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं तो गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1897 में। 1897 में जॉर्ज एक साइंटिस्ट था जिसने कैट के नर्व सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस को ऑब्जर्व किया था और बच्चे इसकी जो मॉर्फोलॉजी, इसका जो स्ट्रक्चर था उसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। ठीक है, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसके स्ट्रक्चर को, इसकी मॉर्फोलॉजी को जो एक्सप्लेन किया गया था वो गोल्जी ने एक्सप्लेन किया था और इसी की बेस पर बच्चे साइंटिस्ट के नेम की बेस पर इसका जो नाम रखा गया था वो गोल्जी अपरेटस रखा गया था। ये बच्चे जो गोल्जी अपरेटस होती है ये हमारे पास एक फिक्स्ड ऑर्गेनल है जो कि तमाम जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर मौजूद होती है। क्योंकि बच्चे जो गोल्जी अपरेटस होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। इसको बच्चे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों बच्चे इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं? वो बच्चे हम इसको इसलिए कम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कि इसके साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं या गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसको बच्चे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि गोल्जी बॉडी इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल एंड फोल्डेड मेम्ब्रेन्स विद इन दी साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जिसके साथ जो वेसिकल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। इनका बेसिकली काम क्या होता है? एक तो ये सिक्रीशंस करती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो रतूबतें होती हैं वो खारिज करती हैं और इसके अलावा जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, वो भी गोल्जी जो बॉडी होते हैं या गोल्जी कम्प्लेक्स होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती हैं और डिफरेंट सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करती हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, कोलेजन, ठीक है, इस तरह की ये सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ताकि ये कोई भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स आता है तो उसको ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दे, उसको मॉडिफाई कर दें। क्लियर? उसके बाद बच्चे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी का, ठीक है। यहाँ सिर्फ बच्चे आप लोगों ने दो ही चीज़ों को देखना है, एक वेसिकल को और दूसरा हमारे पास सिस्टर्नी को। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी सिस्टर्नी के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सिस्टर्नी होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जो कि ट्यूबुलर की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को इसके अंदर ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टर्नी के साथ क्या होते हैं? वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को सर्कुलर पार्टिकल्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है? वेसिकल हैं। ये वेसिकल इनके साथ एसोसिएट होती हैं जिसकी वजह से गोल्जी अपरेटस को गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चे इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि जो हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो बच्चे केमिकल नेचर के हवाले से अगर हम देखते हैं या केमिकल कंपोजिशन के हवाले से देखते हैं तो ये सिमिलर होती है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की आपने केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इसी से रिलेटेड जो है बच्चे हमारे पास गोल्जी जो कम्प्लेक्स है उसकी भी कंपोजिशन ऐसी ही है। इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाते हैं? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और डिफरेंट एंजाइम्स। ये हमारे पास बच्चे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स की या गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं, इसको ये बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस जो होती हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चे इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी सिस्टर्नी मौजूद होती हैं। ठीक है, सिस्टर्नी हमारे पास क्या है? स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जो कि बिल्कुल फ्लैटेंड होती हैं, बिल्कुल चिपटी होती हैं। ठीक है, फ्लैट होती हैं। उनका स्टैक्स होता है, स्टैक मीन डेर। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आप लोगों को सिक्के कॉइन्स दे दूं कि आपने इसको क्या करना है? इसको इकट्ठा करना है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे कि सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और उसके स्टैक्स बना लेंगे। इसी तरह जो बच्चे हमारे पास सिस्टर्नी होती हैं, ठीक है, इसके भी स्टैक्स होती हैं, ठीक है, इसका अंबार होता है। एक जो सिस्टर्नी होती है वो दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। मीन्स हर सिस्टर्नी जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आमने सामने होती हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स बाउंड सैक्स इज नाउन एज सिस्टर्नी। ठीक है। अब बच्चे जो सिस्टर्नी होती है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वेसिकल्स एसोसिएट होते हैं। वो वेसिकल एक्चुअली कहाँ से आ रहे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल जो नीचे है वो स्टार्ट हो जाता है गोल्जी अपरेटस। अब जो भी वहाँ से चीज़ें बन रही होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए किसके पास आना पड़ता है, गोल्जी अपरेटस के पास आना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास वेसिकल आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये वेसिकल आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। वो आके सिस्टर्नी के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से इसको गोल्जी वेसिकल भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है सिस्टर्नी की फॉर्मेशन। सिस्टर्नी कैसे बनती है, जैसे ही बच्चे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये टाइप आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिस्कस की थी। ये जो हमारे पास जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से वेसिकल आते हैं। वो वेसिकल क्या करते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी बनाते हैं। सिस्टर्नी हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। ठीक है, ट्यूबुलर की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये स्टैक्स होते हैं इसके अंदर गोल्जी अपरेटस के अंदर। ठीक है, तो ये किससे बनते हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, डिफरेंट जो वेसिकल हैं वो फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी बनाते हैं। अब बच्चे जो सिस्टर्नी का नंबर होता है, ठीक है, ये वेरी करता है एनिमल के अंदर भी और प्लांट सेल्स के अंदर भी। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास 6 to 12 जो होती हैं सिस्टर्नी ये गोल्जी अपरेटस के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे बात की कि गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी वेसिकल भी कह रहे हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। तो पीछे भी हम यही बात करके हैं कि सिस्टर्नी के साथ जो है हमारे पास क्या होता है कि वेसिकल एसोसिएट होते हैं, तो इस वजह से हम इसको गोल्जी वेसिकल कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी कम्प्लेक्स ही है। वो कैसे कि इसके साथ क्या होता है कि जो सिस्टर्नी होती है वो वेसिकल के साथ एसोसिएट होती है। सिस्टर्नी प्लस वेसिकल इज कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि हर सिस्टर्नी के साथ क्या होता है, एक वेसिकल एसोसिएट होता है। ठीक है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर। अब बच्चे ये जो हमारे पास सिस्टर्नीज होती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनके सेंटर में क्या होती हैं कि इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एक सिस्टर्नी का कनेक्शन दूसरे सिस्टर्नी के साथ करती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ये बच्चे स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को ये स्टैक्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, ये ट्यूबुलर्स की फॉर्म में जो इसके अंदर स्टैक्स पूरा अंबार लगा हुआ है। ठीक है, पूरा ढेर लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टर्नी के साथ क्या है, वेसिकल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, ये वेसिकल हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, गोल्जी कम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इधर भी बात की है कि सिस्टर्नी अलोंग विद वेसिकल, या सिस्टर्नी प्लस वेसिकल इज कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। क्लियर। तो बच्चे ये जो हमारे पास सिस्टर्नी होती हैं ये दूसरी सिस्टर्नी के साथ कनेक्ट कैसे होती है, बाय द इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर छोटी छोटी जो है वो ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं जिसकी वजह से सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं, ताकि इसके अंदर जो भी सिक्रीशंस हो रही हैं, जो भी रतूबतें खारिज हो रही हैं, ठीक है, उस रतूबतों को जो है वो यूज़ कर लिया जाए किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं फेजेस ऑफ सिस्टर्नी, कि जो सिस्टर्नी होती हैं इसके हमारे पास कितने फेसेस होते हैं। तो बच्चे इसके 2 फेसेस हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका आउटर जो फेस होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, और जो इनर होता है वो कनकेव होता है। आउटर फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा फेज होता है जहाँ से फॉर्मेशन वेसिकल की स्टार्ट होती है। वो वेसिकल जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा होता है, ठीक है, उसकी ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं डिफरेंट सिक्रीशंस को ऐड करके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और ये जो हमारे पास इनर कनकेव फेज होता है ये मैच्योरिंग फेज होता है। ये क्यों मैच्योरिंग फेज होता है, क्योंकि यहाँ वेसिकल आके अपने फाइनल प्रोडक्ट में,
ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो चेंज होके कहाँ चली जाती है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर चली जाती है। ठीक है, उसको सेल के अंदर एक्सपोर्ट आउट कर दिया जाता है। अब ये देखिए हमारे पास जो आउटर कन्वेक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, मीन्स हमने फॉर्मिंग फेज का नाम दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, वेसिकल जो होंगे वो बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिर जैसे ही वो बन जाएंगे तो वेसिकल आर प्रोड्यूस, वहाँ वेसिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे और सिस्टर्नी क्या करेगी, उस वेसिकल को वहाँ से ब्रेक आउट कर देगी जैसे ही वो फाइनल प्रोडक्ट में, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास प्रोटीन थी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रही थी, ठीक है, उस प्रोटीन को क्या है, मॉडिफाई होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कि जो हमारे पास प्रोटीन बनती है तो उसको मॉडिफाई होने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, गोल्जी अपरेटस के पास जाना पड़ता है। तो जैसे ही वो वेसिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा तो वो क्या करेगा, आके इस सिस्टर्नी के साथ अटैच्ड होगा, किसकी सिस्टर्नी के साथ, गोल्जी अपरेटस के साथ। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और जैसे वो फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, उसको ब्रेक कर दिया जाएगा वेसिकल के अंदर। ठीक है, उस वेसिकल को जो उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन सी या लिपिड सी, उसको ब्रेक ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ फॉर्मेशन हुई है, तो फॉर्मेशन कैसे होगी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वहाँ से क्या आएगा, बल्ब्स, बल्ब हम किसको कहते हैं, वेसिकल को कहते हैं। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा, ठीक है, वो फ्यूज़ होगा किसके साथ, गोल्जी अपरेटस के साथ। ठीक है, गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज़ होगा, तो फ्यूज़ होके वो डिफरेंट सिक्रीशंस को इसके अंदर ऐड करेगा। कौन ऐड करेगा, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो यहाँ आके वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो बच्चे फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वो वेसिकल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है नंबर ऑफ सिस्टर्नी मूव फ्रॉम आउटर टू इनर फेज। अब जो बच्चे नंबर ऑफ सिस्टर्नी होती हैं, ठीक है, ये मूव करती हैं कहाँ से, आउटर से इनर की तरफ, क्योंकि आउटर जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फॉर्मिंग फेज है जहाँ से वेसिकल बन रहे थे। ठीक है, तो वहाँ से जो है सिस्टर्नी ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट हो रही हैं। इसी वजह से यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सिस्टर्नी वो मूव करती हैं आउटर सर्फेस से इनर सर्फेस या फेज की तरफ। ये बच्चे आप लोगों के पास गोल्जी अपरेटस का है जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ इसका आउटर फेज जो होता है वो हमारे पास कन्वेक्स होता है, उसको सिस फेज भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो आउटर फेज है वो सिस फेज है। ठीक है, और जो हमारे पास इनर फेज है वो कौन सा फेज है, ट्रांस फेज है। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसके साथ ये वाला जो फेज होता है ये टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास फेज होता है, ठीक है, ट्रांस फेज, ये किसकी तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब ये देखिए कि बच्चे जो हमारे पास आउटर फेज होता है इसको हमने फॉर्मिंग का नेम दिया और जो हमारे पास इनर फेज था उसको हमने मैच्योरिंग फेज का दिया था। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगी। ठीक है, जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जो राइबोसोम थे, ठीक है, रफ के ऊपर उन्होंने प्रोटीन की फॉर्मेशन की। ठीक है, वो जैसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन कर देंगे तो वहाँ बड की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में उसको रिलीज कर देंगे। वो बड आके किसके साथ अटैच हो जाएगा, गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी के साथ। ठीक है, अब सिस्टर्नी क्या करेगी कि उसको मूव करवाएगी उस पूरे बर्ड को। ठीक है, पूरा जो उसके अंदर बर्ड आ रहा है उसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, उस प्रोटीन को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होना है तो वो क्या करेगी, सिस्टर्नी के अंदर मूव करेगी और मूव करते हुए यहाँ आके वो मेच्योर फॉर्म में चली जाएगी, मेच्योर फेज के अंदर। और जैसे ही वो मेच्योर फेज के अंदर चली जाएगी तो वो उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाएगा और जैसे वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी तो वो इस सिस्टर्नी से ब्रेक ऑफ हो जाएगी। क्लियर। फिर जो ब्रेक ऑफ हो जाएगी तो उसको सेल के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। कि गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसका फंक्शंस आ जाता है वो है सेल सेक्रीशंस। ठीक है बच्चे, सारे फंक्शन जो है गोल्जी अपरेटस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल सेक्रीशंस। अब बच्चे सेल सेक्रीशंस कैसी होती है। सिक्रीशंस मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया कि जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, ठीक है, ये चेन जो होती हैं इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, वो मॉडिफाई कैसे करता है कि वो डिफरेंट इसके अंदर एडिशन करता है, इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, वो कैसे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, इसको ये खारिज कर रहा होता है। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं जो कि गोल्जी अपरेटस उसको सेक्रीट आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले वो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है,
वो प्रोटीन कहाँ बना रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, उसको ट्रांसफ़र कर देगी किसके अंदर, गोल्जी अपरेटस के अंदर, और गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एक फिनिश्ड मीन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल सिक्रीशंस कहते हैं। अब जैसे प्रोटीन आई थी, ठीक है, प्रोटीन के अंदर वो अगर ऐड कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, गोल्जी जो कम्प्लेक्स है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसको ऐड कर देता है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि फिर सेल के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देगी बाय द हेल्प ऑफ अ सेल सिक्रीशंस। उसके बाद बच्चे हमारे पास है कि जैसे ही वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, तो उसकी पैकिंग होगी, ठीक है। पैकिंग कैसे होगी, उसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसको बाहर उस बर्ड को मूव कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। किसकी फॉर्म में, ग्रैनुअल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे दानेदार होती है ना स्ट्रक्चर्स, उसकी फॉर्म में उसको बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। इसकी बच्चे एग्जाम्पल में आ जाते हैं मैमल्स, पैंक्रियाज, ठीक है। मैमल्स के अंदर जो पैंक्रियाज होते हैं, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। पैंक्रियाज का काम क्या होता है कि ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। जब इनके अंदर से जो पैंक्रियाटिक जूस की जो सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं, वो इंजाइम्स क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। डाइजेशन के अंदर जो है पैंक्रियाटिक जो जूस होते हैं या पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूटिलाइज कर ली जाती हैं। ये हमारे पास सेल सिक्रीशन की एक एग्जांपल है। इसके अलावा लीवर सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो भी सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे पास सेक्रेटरी सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर सेल्स मौजूद हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोटीन्स और इंजाइम्स होते हैं जब ये फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं तो उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। थर्ड बच्चे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंजुगेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, गोल्जी अपरेटस कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाता है। वो कैसे बनाता है बच्चे, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और एक प्रोटीन है, ठीक है, जब हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास क्या है, एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा प्रोटीन। इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड, और ये भी हमारे पास क्या है, एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है। तो जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है वो कंजुगेट मॉलिक्यूल को बनाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद बच्चे ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दिया गया है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको छोटे छोटे जो पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर पोर, और इसके साथ क्या अटैच्ड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी अपीयरेंस से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स की वजह से इस सरफेस को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाली साइड पे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसकी सरफेस बिल्कुल क्या है, स्मूथ है। अब देखिए बच्चे, ये जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इन राइबोसोम्स की वजह से क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटीन फॉर्मेशन जब होगी तो ये बर्ड की फॉर्म में ये प्रोटीन क्या करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। अब ये क्यों मूव करेगी बच्चे, ये इसलिए मूव करेगी क्योंकि इसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। जैसे हमने पीछे इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, अब हम ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास प्रोटीन आई, प्रोटीन किसके अंदर है, बर्ड के अंदर है, ठीक है। जो वेसिकल इसके अंदर से निकला है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। वो प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए किसके पास आई है, गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस के अंदर ये हमारे पास सिस्टर्नी यहाँ मौजूद है। ये सिस्टर्नी के अंदर क्या हो रहा है, सेक्रीशंस हो रही है, ठीक है। जैसे ही ये प्रोटीन बर्ड के अंदर जो है इसके अंदर मूव करेगी तो वो क्या करेगी, इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होती जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रोटीन स्मूथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर बन तो रही थी लेकिन वो कम्प्लीटली प्रोटीन नहीं बनी थी, ठीक है। उसको मॉडिफाई होने के लिए
गोल्जी अपरेटर्स के पास आना पड़ता है। जैसे ही ये हमारे पास जो है एंड प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी तो ये हमारे पास था सिस फेज, जो कि किसकी तरफ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ था, और ये हमारे पास ट्रांस फेज है। ट्रांस फेज के थ्रू ये जो बड होगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होके ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया कि जैसे ही ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो ये सिस्टर्नी से ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होके ये किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो वेसिकल होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जाके अंदर क्या करेगा कि ये ग्रैनुल्स की फॉर्म में सेल से बाहर जो प्रोटीन है वो सिक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये था बच्चे हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। क्लियर।